बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नदी थी जो गांव के सभी लोगों को साफ और अच्छा पानी दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता था जिस वजह से पूरे गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था, क्योंकि वह नदी उस दिन पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी और गांव का एक भी इंसान उस नदी से उस दिन पानी नहीं लेता था। इसलिए सभी लोग वह दिन आने से पहले पहले अपने घर में पानी ज्यादा भर लिया करते थे। सरिता बहन, कपड़े धो रही हो? क्या तुम्हें पानी भरने नहीं जाना? तुम भूल गई, कल हमारे गांव की नदी हमें पानी नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी। सोच लो, अगर अभी पानी भरा नहीं तो कल प्यासी ही मर जाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी था उससे तो तुमने कपड़े धो लिए। जानकी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी कि आज हमें कल के लिए पानी भर के रखना है। चलिए पानी भर के लेकर आते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, पूरे महीने तो हमारी नदी हमें अच्छा और साफ पानी देती है और महीने के लास्ट में आकर लाल हो जाती है। ऐसी लाल नदी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नदी भी लाल हो जाती है। पता नहीं इस लाल नदी का भी क्या रहस्य है। ऐसा कहकर गांव की औरतें उस नदी से पानी भरने चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी यह नदी महीने के लास्ट में लाल रंग की क्यों हो जाती है। यह एक राज बन चुका था। हर कोई यह जानना चाहता था आखिर यह नदी लाल क्यों हो जाती है। इसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी वह अपनी दोस्त से कहती है, सुनैना, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। सुबह से लेकर शाम तक पानी भरते भरते आखिर कैसे पता चलेगा कि यह नदी लाल क्यों हो जाती है? हमें पता तो लगाना चाहिए। मगर यार काजल, कितने वर्ष हो गए, आज तक हमारे बड़े पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये नदी अचानक लाल क्यों हो जाती है। वह सब पानी क्यों नहीं देती? तो हम तो बच्चे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? हमें पता नहीं लगा सकते, ये तो बेकार की बात है। वैसे तू सही कह रही है, मेरी तो कमर ही अकड़ गई पानी भरते भरते। सुनैना, जरूरी तो नहीं जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए वो काम छोटे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस बार पानी भरकर घर रखकर आ जाते हैं और तुम घर पर किसी को भी कुछ मत बताना। हम कहाँ पर जा रहे हैं? रात भर हम नदी से कुछ दूर बैठकर यह पता लगाएंगे कि अचानक हमारी नदी लाल क्यों हो जाती है। हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। यह तो तू ठीक कह रही है, चल पानी भरकर रखकर आ जाते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। इस तरह से काजल नदी का राज जानने के लिए प्लान बना लेती है और दोनों दोस्त जल्दी जल्दी घर का सारा पानी भरती हैं और उसके बाद रात हो जाने के बाद घर से छुपकर नदी से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत समय हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि सुबह को अचानक उनकी नदी लाल क्यों हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। काजल और सुनैना उस आवाज का पीछा करते हैं तो नदी के पीछे एक गुफा थी, जहाँ पर एक जादूगरनी ने 3 सुंदर परियों को बांध रखा था और वह परियां उस जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। दुष्ट जादूगरनी, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहती है? हम तो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देखने आए थे और तूने हमें अपना बंदी बना लिया और तू हमें मारना चाहती है। छोड़ दे जादूगरनी, हमें छोड़ दे, हम परिलोक वापस जाना चाहते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तो सोच रही थी इस महीने मुझे परियों का खून नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे महीना खत्म होने से पहले पहले परियों की बलि चढ़ाने के लिए मिल ही जाती है। पिछले महीने मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर 4 परियों की बलि चढ़ाकर उनका खून गांव की नदी में डाला था और इस बार तुम्हारा खून डालूंगी। जिस वजह से वह नदी पूरी तरह से तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। बस कुछ समय और, उसके बाद मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं भटका सकता। वह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और वह मेरी गुलाम होगी। मैं उससे जो चाहूंगी वह करवा सकती हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता।
दुष्ट जादूगरनी, तो अपने फायदे के लिए ये भी नहीं सोच रही कि तूने न जाने अब तक कितनी मासूम परियों की जान ले ली और अब हमारी जान लेने वाली है। उसके बाद तो जादुई लाल नदी बनाएगी। अगर तू उसे पूरी तरह से जादुई लाल नदी बना देगी तो गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे? उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया। मेरी बला से मरते हैं तो मर जाएं। 2 साल हो गए उस नदी को परियों की बलि देते देते। 1 महीना और उसके बाद जादुई लाल नदी मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। और अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तपस्या करनी है। उसके बाद मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून उस नदी को देना है। अब तक वह नदी आधी मेरे वश में हो चुकी है। तपस्या करते वक्त मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। जादूगरनी और परियों की बातें सुनकर काजल और सुनैना को पता चल जाता है कि उनकी नदी अचानक से लाल क्यों हो जाती है। सुनैना, यह जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इन मासूम परियों की जान नहीं जानी चाहिए। इनकी जान के साथ साथ हमें अपनी नदी को भी बचाना है। बेचारी मुसीबत में है। यह दुष्ट बुरी जादूगरनी उसे अपने वश में करना चाहती है। क्या काजल, तुमने सुना नहीं? कल से यह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। एक दिन हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचो, जब हमें पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पेड़ पौधे, भेड़ बकरी हम कैसे करेंगे? जादूगरनी को कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कैसे रोकेंगे हम इसे? सुनैना, मेरे पास एक प्लान है। ध्यान से सुनो। यह जादूगरनी हमारी नदी को जादुई लाल नदी तभी बना सकती है जब इन तीनों परियों का खून वह नदी के अंदर डालेगी। अगर हम ऐसा करने से इस जादूगरनी को रोक लें तो यह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें इस जादूगरनी की तपस्या में बाधा डालनी होगी। परियों को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं छुपकर गुफा के अंदर जाऊंगी और उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला करूंगी। तभी मेरे पीछे आना और परियों की रस्सी खोल देना। ठीक है? ये काम ठीक तरह से होना चाहिए। इस तरह से काजल और सुनैना उस जादूगरनी को उन परियों की बलि चढ़ाने से रोकने के लिए एक प्लान बना लेती हैं। काजल छुपकर गुफा के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी काजल पीछे से एक डंडा लेकर आती है और उस जादूगरनी की इतनी ज्यादा पिटाई करती है, इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सुनैना आती है और उन तीनों परियों की रस्सियां खोल देती है। परिया और सुनैना उस गुफा से तुरंत बाहर निकल आ जाती हैं, लेकिन काजल उस गुफा के अंदर फंस जाती है और तभी जादूगरनी को होश आ जाता है और वह अपनी जादुई छड़ी से काजल को बांध देती है और उसे अग्नि के ऊपर उल्टा लटका देती है और उससे कहती है, तो मामूली सी लड़की मुझे हराना ही थी, मुझे मारना ही थी। तूने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार देगी? तूने उन परियों को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला है। तूने उन परियों को मेरी कैद से निकाला है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मरेगी, जरूर मरेगी। दुष्ट जादूगरनी इतनी क्यों छटपटा रही है? तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मारना चाहती है। मार दे, मैं मरने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू हमारी पवित्र नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, उसे अपने वश में करना चाहती है, हम सभी गाँव वालों को प्यासा मारना चाहती है। दुष्ट जादूगरनी, तू खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि न जाने आज तक तूने कितनी मासूम परियों की बलि चढ़ाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मामूली सी लड़की ने तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से रोक दिया। काजल इस तरह सीना ठोकर उस जादूगरनी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों परियां काजल के लिए परेशान होती हैं और वह सुनैना के साथ गांव में जाती हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा करती हैं। अरे सुनैना बिटिया, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई? सरिता आंटी, क्या आपको नहीं जानना हमारी नदी का राज? आखिर वह महीने के लास्ट में लाल क्यों हो जाती है? अगर जानना है तो चौक पर आ जाइए। काजल की जान खतरे में है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे गांव और नदी को बचाना चाहा। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो। विनीता, कमला, जमुना आंटी सबको बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव का बच्चा नदी का राज जानना चाहता था, इसलिए सभी लोग तुरंत चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तीनों परियां गांव वालों से कहती हैं,
तुम्हारे गांव की एक लड़की काजल बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। तुम में से किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की आखिर तुम्हारी नदी जो पूरे महीने साफ और अच्छा पानी देती है, सिर्फ एक ही दिन क्यों लाल रहती है। उस दिन वह अच्छा पानी क्यों नहीं देती। अगर तुम पहले से पता लगाने की कोशिश करते तो वह जादूगरनी इतनी आगे नहीं बढ़ती, अब तक इतनी परियों की जान नहीं लेती। जादूगरनी परियों की जान नहीं लेती, तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, परियों की जान। वह दुष्ट जादूगरनी परीलोक से आने वाली परियों को अपना बंदी बना लेती है और तपस्या करके उन परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून तुम्हारी नदी में डाल देती है, जिस वजह से पूरे दिन वह लाल रहती है। उसके बाद वह नदी का लाल पानी अपने साथ ले जाती है और अपने शैतान बाबा को चढ़ाती है। ये आखिरी महीना था। इसके बाद वह तुम्हारी नदी को हमेशा हमेशा के लिए जादू लाल नदी बना देती और तुम्हें पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तुम प्यासे मर जाते। लेकिन तुम्हारे गांव की एक लड़की ने यह राज जानना चाहा और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उस दुष्ट जादूगरनी की कैद से भी बचाया। लेकिन बेचारी खुद फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी है। उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए मारना है। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपने गांव की बच्ची को भी बचाएंगे और अपनी गांव की नदी को भी। हम उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी गांव की बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों परियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उस जादूगरनी को खत्म कर दे। लेकिन हमारी जादू छड़ी उस जादूगरनी के पास है। हम जादू शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक साथ उस गुफा के पास जाना है और उस जादूगरनी को एक साथ मारना है। ध्यान रहे, काजल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीनों परियों की बात मानकर गांव वाले उनके साथ गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं। और गांव की एक बूढ़ी औरत गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करती है और उनके हाथ में पवित्र जल था और वह अंदर जाते ही उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर उस पवित्र जल को फेंक देती है, जिस वजह से वह तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। तभी तीनों परियां अंदर आती हैं और वह काजल को सही सलामत बाहर निकालकर लेकर आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी भी काजल को सही सलामत देकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और काजल का साहस और हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। सच में काजल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुमने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, अपनी नदी को भी जादुई लाल नदी होने से बचाया है और अपने सभी गांव वासियों को प्यासा मरने से भी। किसी ने सही कहा है, छोटा सा प्रयास भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है, जैसे तुमने हमें निकाला। अब तुम्हारी नदी कभी लाल नहीं होगी, तुम्हें हमेशा स्वच्छ और साफ पानी देगी। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। परियां काजल को धन्यवाद कहकर परीलोक वापस चली जाती हैं और गांव वाले काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और काजल दो बहुएं रहती थी। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, बाल काले घने लंबे और नीली नीली आंखें। काजल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि ससुराल में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति, वह काजल से कम सुंदर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रीति को अपने ससुराल में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। प्रीति छोटी बहू थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी और काजल महारानी की तरह घर में आराम करती थी। एक दिन प्रीति किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी काजल और प्रीति की सास सुषमा देवी किचन में आती है और प्रीति से कहती है, सुन काली कलोटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं काव्या को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के पकवान भी बना देना। और ये सब काम खत्म करने के बाद तू अपने रूम में चले जाना और जब तक मेहमान घर में रहें, बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी काजल बहू ही आएगी, तो काली कलोटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी, जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, मेरे घर में आकर अंधेरा कर दिया, अंधेरा। मनहूस। अपनी सास की यह खरी खोटी बातें सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उनके जाने के बाद प्रीति रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को पूरी तरह चमका देती है। उसके बाद
5 तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो काजल सज धज कर खूब सारा मेकअप कर कर उनके सामने आ जाती है। काव्या की होने वाली सास सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे वाह सुषमा देवी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर है। साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। काजल बहू, तुमने खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। अपनी ननद को भी सिखा देना, हमें ऐसा खाना रोज खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से सब आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी प्रीति अपने रूम में से सबको देख रही थी कि किस तरह से सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी प्रीति की नजर एक सांप के ऊपर जाती है जो टेबल के नीचे से निकलकर सुषमा देवी के पास जा रहा था। प्रीति से यह सब देखा नहीं गया और वह सुषमा देवी को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। मम्मी जी, यहाँ पर एक जहरीला सांप है। मैंने अभी अपने रूम में से देखा था, वह आपको डसने वाला था। मम्मी जी हटिए यहाँ से। प्रीति ऐसा कह रही थी और सभी मेहमान सुषमा देवी, काजल, काव्या सभी प्रीति की तरफ देख रहे थे। तभी सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे बहन जी, यह काली कलौटी बदसूरत लड़की कौन है? क्या आपकी छोटी बहू है? आपने हमें इससे नहीं मिलाया। आप तो बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज हैं। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी काली कलौटी और बदसूरत। देखो सुषमा बहन जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस घर में काले लोग काली बहू होती हैं, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मुझे काले और बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे पूरे घर में मनहूसियत लगती है। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी काव्या से नहीं कराऊंगी। चलो सुमित बेटा यहाँ से। सावित्री बहन, मैं इस काली कलौटी बदसूरत को इसलिए आपसे नहीं मिला रही थी। मेरी मजबूरी समझो। मेरा दिल बहुत ही नर्म है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी, जो भी कोई आता इसे दुत्कार के चला जाता। मुझसे सब ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इस सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है। आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही सुषमा देवी को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बहुत पिटाई करती है और आग में घी डालने का काम काजल करती है। वह अपनी सास को बहुत चढ़ाती है। देखो मम्मी जी, इस काली कलौटी ने आज आपकी नाक कटा दी। इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई। और देखो तो क्या कह रही है कि इस घर में सांप था और आपको डसने वाला था। जितनी काली बदसूरत ऊपर से है, इतनी काली और बदसूरत इसका दिल है। ये नहीं चाहती कि काव्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। नहीं नहीं काजल भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था। कल मोही, आज जो तूने ये हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज आ जाने दे मेरे बेटे को। तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी सुषमा देवी नहीं। ऐसा कहकर सुषमा देवी प्रीति को धमकी देती है और शाम हो जाने के बाद जब अमित काम करके वापस आता है तो सुषमा देवी उसे सब बताती है कि प्रीति की वजह से किस तरह काव्या का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं इसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी आंखों पर तो दहेज की पट्टी बंधी थी ना। आज इसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं इसे और एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। तभी प्रीति रोते हुए अमित के पैरों में पड़ जाती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे डाइवोर्स मत दीजिए। आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह बेचारी प्रीति अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर कर प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। पास में खड़ी काजल यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रीति रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपने मायके भी नहीं जाती। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर बहुत रोती है।
हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई, काली कलूटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। और आज देखो उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। जब मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर आ गई, तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरा भी आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। जब मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति तालाब में अपनी जान देने के लिए कूद जाती है। और जैसे ही प्रीति को होश आता है तो वह देखती है कि एक बहुत सुंदर जल परी उसके सामने है। यह सब देखकर प्रीति चौंक जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, मैं तो अपनी जान देने के लिए इस तालाब में कूद गई थी, फिर मैं कैसे बच गई? क्या आपने मुझे बचाया? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता। मेरी वजह से हर कहीं मनहूसियत फैल जाती है। मेरा काला साया किसी को सुख शांति नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाती। आपने मुझे क्यों बचाया? प्रीति, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। और कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। यह जिंदगी तुम्हारी है और किसी की वजह से तुम इस जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो उसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम किस तरह दिन रात अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, यह जादुई मेकअप किट का तालाब है। तुम इस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक जादुई मेकअप किट लेकर अपना एक अच्छा सा मेकअप करो। उसके बाद देखना कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। जल परी की बातें सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जादुई मेकअप किट लेकर अपना बहुत अच्छा मेकअप करती है। उसके बाद प्रीति खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ प्रीति, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। इस तरह प्रीति जादुई मेकअप किट के तालाब में जल परी के साथ तालाब के अंदर रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुषमा देवी को प्रीति की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह काजल से जिस भी काम को कहती, काजल उसी काम करने के लिए मना कर देती। अरे काजल बहू, काव्या बेटी की तो शादी हो गई। जब तक वह थी तो उसने मेरा काम कर दिया। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद से खाना बनाकर खा लूं। कृपया करके मेरे लिए खाना बना दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। कल ही मैंने फेशियल कराया है और मैंने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। और अगर मैं तेरे लिए खाना मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसा भी रूखा सूखा रखा है उसे खाकर अपने पेट भर ले। मेरी प्रीति बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी। और ये काजल बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया। इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, हमेशा प्यार ही प्यार दिया। और देखो, यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसा मेरी प्रीति बहू का था। इस तरह से सुषमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति जल परी के साथ रह रही थी। तभी प्रीति तालाब के अंदर देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अभी देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह प्रीति तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुषमा देवी की बहुत ज्यादा सेवा करती है। और कुछ ही दिनों में सुषमा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह प्रीति से माफी मांगती है।
प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर हो गई तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा बेटा शहर से वापस आएगा, मैं अमित की तुम्हारे साथ दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति अपनी सास को माफ कर देती है और जैसे ही अमित शहर से वापस आता है तो सुषमा देवी अमित की शादी प्रीति के साथ बहुत धूमधाम से करवाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में जादुई मेकअप किट के तलब की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।